चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत सूर्य के अध्ययन के लिए अपना पहला सौर मिशन लॉन्च करने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह। आपका स्वागत है नव भारत डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पर। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ नेहरू प्लानिटोरियम के डायरेक्टर मिस्टर अरविंद परांजपे जी जुड़ रहे हैं। परांजपे सर, आपका स्वागत है नव भारत में। नमस्कार, धन्यवाद। सर, एक चीज समझना चाहता हूं कि ये चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद चाहे साइंटिस्ट हो हमारे या फिर आम नागरिक हो, लोगों में तरह तरह की जिज्ञासा और उत्सुकता है। जो मिशन सौर मिशन शुरू हो रहा है भारत का पहला, ये क्या है और किस तरह से ये भारत को आने वाले समय में अलग रखेगा, किस तरह से भारत को ये फायदा देने वाला है जी। देखिए, ये जो मिशन है आदित्य, जो सूरज का नाम है हम जानते हैं, तो आदित्य जी। L1 के नाम से ये मिशन है कि जो ऐसी जगह पे चला जाएगा जहां उसको जाके स्थापित किया जाएगा। उसको तकरीबन 4 महीने लगेंगे, जनवरी के आसपास से। कल उसका लॉन्च हो जाएगा, तो लॉन्च के बाद में वो उसको इस तरीके से जगह पे लेके जाएगा कि जहां पे सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल तकरीबन समान हो जाएगा। तो इसका हम जैसे एक जी। उदाहरण देते हैं कि रस्सा खींच में दो पार्टियां चाहे थोड़ी कम ज्यादा भी हो उनमें, तो भी एक बिंदु ऐसा आता है कि दोनों तरफ के बल समान हो सकते हैं। तो ऐसे समान गुरुत्वीय बल पे इसको रखा जाएगा। तो इसका एक जो एडवांटेज है हमें मिलता है वो इस तरीके से है कि ऐसे स्थान पे जिसे L1 कहते हैं, L1 जो है वो एक शास्त्रज्ञ गणितज्ञ हुए थे लग्रांज करके। तो उन्होंने ऐसी 5 बिंदुएं बताई कि जहां पे दो खगोलीय पदार्थों का गुरुत्वीय बल समान रहता है। तो L1 जो है वो सूरज और पृथ्वी के बीच का है। पृथ्वी से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे ये L1 है। तो यहाँ पे जाकर के ये सैटेलाइट बैठेगा और फिर उसके ऊपर जी। कम, मतलब उसको रखने में कम खर्च आएगा, तो यहाँ से निरीक्षण लेंगे। अब वो इस तरीके के होंगे कि आप 24 घंटे लगातार बिना रुक के सूरज के निरीक्षण लेते रहेंगे। तो उसके लिए इन्होंने 7 इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट उसके ऊपर लगाए हुए हैं, अलग अलग मशीनें हैं उसके ऊपर, 7 हैं वो, और जो अलग अलग चीजों में सूरज का अभ्यास करेंगे। तो इसमें से कुछ तो हैं ऐसे कि जो कंटिन्यूअसली सूरज की तरफ देखते रहेंगे और सूरज का निरीक्षण करेंगे। और 3 ऐसे हैं कि जो सूरज से ये आती है, वायु आती है सूरज से, जिसे सौरवाद भी कहते हैं। तो वो वहां पे पार्टिकल डेंसिटी कितनी है, तो उसका अध्ययन वो करते रहेंगे लगातार। और जैसे कि हम जानते हैं कि रेडियो वेव जो है वो लाइन ऑफ साइट में हमें आती है। तो ये लोग क्या करेंगे कि दिन में ये डेटा डाउनलोड होगा, जब हमारे पृथ्वी पे, मतलब भारतवर्ष में जब सूर्योदय होगा, तो उस समय ये सैटेलाइट हमारे और सूरज के बीच में होगा। तो उस समय ये डेटा डाउनलोड होगा और उसके बाद में सैटेलाइट तो 24 घंटे डेटा लेता रहेगा। तो इसमें कई चीजें ऐसी आती हैं कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहती हैं। तो कुछ मैं आपको, यदि इतिहास के तौर पे यदि हम गए, तो हम कैसे देखते हैं कि जैसे सूरज एक अकेला ऐसा तारा है कि जिसकी सतह को हम देख पाते हैं, किसी और तारे की जी। सतह को हम नहीं देख पाते। और जब दूरबीन की पहली बार खोज हुई थी, तो गैलीलियो ने सूरज की प्रतिमा जो है वो कागज पे लेकर के सूरज के ऊपर जो सौर धब्बे हैं, जिस सनस्पॉट कहते हैं, तो उनका अध्ययन करके पता लगाया था कि सूरज जो है अपनी दूरी पे घूमता है। फिर बाद में ग्रहणों के समय आपने देखा होगा कि सूरज के इर्द गिर्द एक कोरोना आता है। जो कई बार हम कहते हैं कि अभी हम कोरोना से गुजरे हैं, तो वो भयावह कोरोना नहीं है, बल्कि बहुत जी। अच्छा सुंदर दृश्य है वो देखने के लिए। तो जब वो निरीक्षण उसके हुए, तो पता लगा कि कोरोना का तापमान जो है वो सूरज की जो हमने सतह से तापमान जो है कई गुना, मिलियन टाइम्स ज्यादा है। तो अब स्वास्थ्य वाकई में एक प्रश्न उभरता है हमारे दिन में कि भाई इसका इतना तापमान है तो हम उसे दिन में क्यों नहीं देख पाते। तो उसकी जो घनता है वो बहुत कम है, चाहे तापमान ज्यादा हो पर घनता कम है। अब तीसरा इसके साथ में जो प्रश्न उठता है वो ये है कि जब इसका तापमान इतना ज्यादा क्यों। तो आज करीब करीब 50-60 साल अध्ययन करने के बाद में भी वैज्ञानिकों का इसका उत्तर नहीं मिला। तो इसकी खोज में ये भी देखने की बात होगी कि कोरोना का तापमान किस तरीके से बदल रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, सूर्य से खाली ये
प्रकाश ही नहीं आता है। सूरज से हमें जिसको कहते हैं करोनल मास इजेक्शन, मतलब सूरज से जो विद्युत भारित जो कण है वो सूरज से हमारी तरफ आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सूरज के ऊपर कुछ विस्फोट हो जाते हैं। तो इसमें से बहुत सारी विद्युत जो कण है, पार्टिकल्स हमारी तरफ आते हैं और जिसका हमें नुकसान हो सकता है। ऐसे हम अपने इतिहास में है कि जो उत्तरी प्रदेश में होते हैं वहां पे शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उसमें खराबी आ जाती है। तो ये निरीक्षण हमें पहले से ही बता देगा कि यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और बाकी मतलब कुछ तो जो हमारे डेली लाइफ में यूज होगा तो बात है, बाकी वैज्ञानिक जो है वो इसका निरीक्षण लेते हुए हमें ये बताएंगे या वो पता लगाएंगे कि सूरज पे क्या क्या किस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, और जिसका अध्ययन करके हम तारों में क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी हमें मिल सकती है। जी। परंतु जी, तमाम देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो सौर मिशन है उसे लॉन्च किए हैं, तो आप आदित्य L1 जो भारत का मिशन है इसे हम्म। उनसे कितना डिफरेंट पाते हैं? और यानी कहने का मतलब यह है कि जो दूसरे देश हैं उनके जो मिशन है और हमारे मिशन की तो तुलनात्मक बात करें तो आप कहाँ पाते हैं हमारे मिशन को, आदित्य L1 को? हाँ, इसके बाद में बताना चाहूंगा कि कुछ जो पेलोड हैं इसके ऊपर लगे हुए वो इतने बढ़िया हैं कि पहली बार, जिसे अंग्रेजी में स्पेशल रिजोल्यूशन जैसा बोलते हैं, ये तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हम सूरज का जो बिंब है, मतलब सूरज की जो सतह है, हम उसको बहुत छोटे छोटे आकार में देख सकते हैं, छोटे छोटे भागों में देख सकते हैं। तो पिछले वाली जो सोलर टेलीस्कोप मतलब जो सैटेलाइट्स गई हैं, तो वो क्या करते थे कि सूरज की जितनी भी रोशनी है वो एक ही डिटेक्टर पे आती थी। तो हमें ये नहीं पता लगता था कि सूरज के उत्तरी छोर पे क्या हो रहा है, दक्षिणी छोर पे क्या हो रहा है। सूरज का जो गोलाकार गेंद जैसा जो है ग्लोब है सूरज का, जी। तो उसके दक्षिणी या उत्तरी ध्रुव में क्या हो रहा है या उसके पश्चिम और पूर्व में क्या हो रहा है। पर ये जो इन्होंने सैटेलाइट बनाया है, इसमें एक ऐसा उपकरण है कि जो आपको 1 आर्क सेकंड, मतलब एक टेक्निकल टर्म है पर यदि मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, तो यदि आप जी। 2 सेंटीमीटर का, मतलब अपने 25 पैसे का एक कॉइन ले लीजिए, सिक्का ले लीजिए, उसको 2 किलोमीटर दूर पे रखिए तो आपको पता लगेगा कि उसका साइज कितना है। तो इतने छोटे साइज का भी ये लोग निरीक्षण कर पाएंगे। और इसमें एक ऐसी तकनीक इन्होंने लगाई है कि यदि आपको कोई ऐसा लगता है कि यह सूरज पे कोई नई घटना घटी है, तो इमीडिएटली ये जो है सैटेलाइट, मतलब जो उपकरण है, ये एक दूसरे से बातें करेंगे। मतलब उनसे आपस में बात करके ये बताएगा कि भाई देखो कुछ अनहोनी वहां पे हो रही है, तो तुम उसका निरीक्षण लो और हमें इंफॉर्मेशन भेजो। तो कुछ ऐसी बातें इसमें हैं। तो बहुत ही बढ़िया उपकरण इन्होंने बनाया है, और जो हमें लगातार सूरज के बारे में जानकारी देता रहेगा। ये जो सौर मिशन है भारत का पहला, इसकी सफलता हम्म। के बाद आप भारत को कहाँ देखना चाहते हैं? मतलब हम भारत को कहाँ देख पाए, चाहे वो आर्थिक बात हो, आर्थिक दृष्टिकोण की बात हो या वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात हो, हम भारत को किस जगह पर देख रहे हैं? जैसे कि आज चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा है। तो अब ऐसे में बिल्कुल। जब आदित्य L1 अभी अपने शुरुआती दौर में है और इसके हाँ, प्रक्षेपण के बाद जब ये लॉन्च होता है उसके बाद अगर इसकी सफलता मिलती है तो हम कहाँ पर अपने आप को हम कहाँ पाएंगे, इंटरनेशनल नेशनल लेवल की अगर बात करें और आर्थिक दृष्टिकोण से भी? देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से तो आप हम सब जानते हैं कि हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो बहुत ही, जिसे अंग्रेजी में शू स्ट्रिंग बजट कहते हैं, तो उस बजट में काम करते हैं और इतना बढ़िया काम करते हैं। तो ये तो आज चंद्रयान की बात हुई है कि चंद्रयान 3 सूरज ये चंद्रमा पे उतरा है। पर मैं आपको बता दूं कि कुछ साल पहले, 10 साल हो गए अभी उसको, से भारत का एक एस्ट्रोसैट नाम का उपग्रह जो है वो पृथ्वी के लगातार चक्कर लगा रहा है। और ये दुनिया का सबसे बढ़िया सैटेलाइट है खगोलीय विज्ञान के अभ्यास के लिए। तो वो चक्कर लगा रहा है। पूना के पास में जो जायंट मीटर वेव टेलीस्कोप है वो दुनिया का अपने तरीके का सबसे बड़ा दूरबीन है, कि जहाँ पे लोग परदेश से भी लोग अपना कहते हैं कि हमें इस दूरबीन को यूज करने के लिए हमें टाइम दीजिए। तो हमारी साख तो बहुत ज्यादा बड़ी है। अब यदि आदित्य की बात करें, तो आदित्य से जो हमें जानकारी मिलने वाली है, तो उसके बाद में
अभी तक कोई ऐसी नई चर्चा नहीं हो रही कि कोई नया उपग्रह मिलेगा, तो हमारी श्रेष्ठता वहां पे भी बनी रहेगी कि सूरज के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारी श्रेष्ठता बनी रहेगी। और मुझे अभी अभी जब ये आदित्य की बात जो हम कर रहे थे, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जाएगा तकरीबन जनवरी के आसपास, ये पहुंच जाएगा अपने गंतव्य स्थान पर। फिर अगले 3-4 महीने जो है वो ये इसके ऊपर टेस्टिंग चलेगी। मतलब हमारे जो साइंटिस्ट है वो हर एक इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके काम कर रहा है, उसमें क्या कम ज्यादा है, तो ये टेस्टिंग चलेगी। और उसके बाद में ये अलग अलग वैज्ञानिकों के लिए कोई निरीक्षण करना चाहेगा तो वो प्रपोजल देते हैं कि हमें इस प्रकार का निरीक्षण चाहिए, तो फिर ऐसी काम होगा। तो ये जो प्रक्रिया है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चलेगी और हमें बहुत सारा डेटा मिलेगा। इतना ही नहीं तो मुझे तो ऐसा भी लगता है कि इतना डेटा आएगा कि जो हमारे नवयुवक हैं, जो इच्छा करते हैं कि हम खगोल वैज्ञानिक बने, तो उनके लिए भी, और जो शिक्षक हैं उनके लिए भी डेटा एनालिसिस के लिए उनको इसका उपयोग हो सकता है। और चंद्रयान की जो बात आपने कही, तो अभी गगनयान की भी बात है। लगता है कुछ सालों में हम लोग किसी एस्ट्रोनॉट को भी चांद पे पहुंचा दे। तो एक बिल्कुल। तरीके से हम कह सकते हैं कि हम विश्व के पावरफुल देशों में से एक तकरीब बन चुके हैं, और शायद हम इससे भी बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आदित्य L1 जो मिशन है हमारा, जी। दरअसल इससे इससे पहले भी बहुत सारे देशों ने अपने जो सौर मिशन है उन्हें भेजा है, उनकी शुरुआत की है। वो डेटा एनालिसिस भी कर रहे होंगे, जाहिर है। भारत स्पेशली इस मिशन से क्या पाना चाह रहा है सर? क्या उस हम हमारी क्या इच्छा शक्ति इसको पाने की, हम क्या एग्जैक्टली हम क्या फोकस कर रहे हैं इस पे? देखिए, हम मुझे मतलब इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और वो ये जी कि सर्वप्रथम तो एक तो वैज्ञानिक हैं, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो रिसर्च कर रहे हैं उनको इसकी मदद होगी। अपने जैसे प्योर साइंस की बात हो रही है कि क्या मदद है, तो हाँ। साइंटिस्ट लोगों के लिए ये मदद की बात है कि वो अपने अध्ययन करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हर मिशन जब आप भेजते हैं तो उसके साथ में एक बड़ी बात यह होती है कि हम हर एक मिशन से नई बातें सीखते हैं। तो जी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो हम इसको और बेहतर बनाते चले जाएंगे। और जो आपने कहा कि और देशों ने, तो मैंने बताया था आपको कि जो सूट जो इनका अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप है इसका, वो 7 अलग अलग तरंग लहरियों में उसका अध्ययन करेगा, तो हमें बहुत सटीकता से अलग अलग रंगों में सूरज कैसा दिखता है वो हमें पता लगेगा। और इससे पहले जो सैटेलाइट भेजे हैं और देशों ने, ज्यादा तो नहीं भेजे हैं, और जी। उनका उद्देश्य तो भी अलग रहा है। पर हम इतना, मतलब इतना बढ़िया डेटा आज तक कहीं से लिया नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो पहले जो कुछ उपकरण लगे थे, तो वो उसमें आपको स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं मिलता था। मतलब आपको जी सूरज पूरा एक बिंदु मात्र उसका अध्ययन कर पाते थे। यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छा डिटेक्टर लगाया इन्होंने, और बड़ी मेहनत की माइक्रो है। एनालिसिस होगा उसका। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, माइक्रो एनालिस्ट के तौर पे आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। इस तरह के मिशन सर अक्सर ये देखे गए, इस तरह के मिशन में बहुत सारे रिस्क भी होते हैं, हाँ चुनौतियां जी। होती हैं। हाँ, फिलहाल हमारे सामने किस तरह की चुनौतियां नजर आ रही हैं इसे लेकर? देखिए, इस मिशन की जो पहली चुनौती रहेगी और जो मुख्य चुनौती है कि इसको ले जाना, मतलब मैंने जैसे बताया कि इसको यहाँ से पहले तो पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगा के इसकी कक्षा बढ़ाई जाएगी। फिर इसकी कक्षा को लेकर के इसको गति दे करके जो L1 पॉइंट की तरफ भेजा जाएगा, जो कि हमारे से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूरी पे है। फिर वहां पे वो एक L1 पॉइंट के ऊपर एक चक्कर लगाता हुआ, तो उसका भी मतलब जो दायरा है वो कुछ कुछ लाख किलोमीटर का दायरा है, तो इस दायरे में ये घूमता रहेगा। तो वहां पे उसको पहुंचा करके घुमाना, ये जो है वो बहुत बड़ी चुनौती है। और वो मुझे लगता है कि वो चुनौती हम लोग पार कर जाएंगे। भारतीय जनता के लिए क्या कहेंगे सर? क्योंकि भारतीय जनता इस वक्त पूरी तरह से उत्सुक है इस प्रक्षेपण को देखने, यानी कि कल का समय का इंतजार करे, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हाँ। नहीं नहीं, उसके बारे में तो हम तो सीधा ही हम यही कहेंगे कि इसरो की बड़ी टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, तो लॉन्च तो सक्सेसफुल होगा ही होगा। उसके बारे में हम कोई शंका नहीं रखते हैं। और जो भी विद्यार्थी हैं, जो स्कूल के और या कॉलेज के टीचर हैं, तो वो ध्यान रहे कि बहुत डेटा आने वाला है।
तो आपको यदि कोई रिसर्च करना है तो आपको भी उसमें से सहायता मिल सकती है। अलग अलग तरीके से जो डेटा आता है उसका एनालिसिस में उसका एनालिसिस करने में भी आप मददगार हो सकते हैं। तो उसकी तरफ आपको ध्यान रखना चाहिए। और आने वाला कल तो फिर इसके बाद में तो और बड़ी चुनौतियां होंगी सूरज की तरफ देखने जी। की। अभी तो हम तक सूरज, मतलब सूरज और पृथ्वी के बीच में जो है वो सिर्फ 10% ही अंतर पार करे हैं। तो और ग्रहों की तरफ भी हम जाएंगे। और जैसे एक है कि गगनयान की भी तो बात है। तो इसरो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये तो हमको मानना पड़ेगा, हर हर कोई मानता है इसके बारे में। तो आने वाले चुनौतियां भी रहेंगी। तो उज्जवल है भविष्य बहुत देश का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नवभारत डिजिटल से बात धन्यवाद। करने के लिए। धन्यवाद।